किसी छोटी सी बात पर बादशाह और बीरबल के बीच तीखी बहस हो गई। बादशाह ने दरबार में बीरबल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बीरबल दिल्ली छोड़कर किसी दूसरे शहर में रहने चले गए। लेकिन कुछ समय बाद बादशाह को दरबार में उनकी अनुपस्थिति महसूस होने लगी। उन्होंने बीरबल का पता लगाने की सोची, लेकिन चूंकि यह इतना आसान नहीं था, इसलिए सम्राट ने एक सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसने पूरे राज्य में घोषणा की, मैं उस आदमी को बड़ा इनाम दूंगा जो न तो छाया में खड़ा होगा और न ही सूरज की रोशनी में, और जिसके मन में भोजन की कभी न मिटने वाली भूख होगी। प्रत्येक नगर और गांव में घोषणा करा दी गई। बीरबल को भी इस इनाम के बारे में पता चला। उन्होंने एक चतुर ग्रामीण व्यक्ति को दरबार में चलने को कहा। उसने उसे यह भी समझाया कि सम्राट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। तब बीरबल ने उसे एक बड़ी खाट दी और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर महल जाओ और जाते समय कुछ मुरमुरे खाते रहना। जब आप अदालत में हो तो मेरे निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। तदनुसार ग्रामीण व्यक्ति ने खाट अपने सिर पर रखी और दिल्ली स्थित शाही महल में चला गया। इस बीच वह कुछ मेवे और मुरमुरे खा रहे थे। ऐसे मजाकिया आदमी को देखकर गार्ड ने उसे रोका, लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास इनाम लेने के लिए सिक्का है, जैसा कि सम्राट ने घोषणा की थी, तो उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। वह उसी प्रकार राजदरबार में दाखिल हुआ। ऐसा मजाकिया किरदार देखकर बादशाह ने कहा, तुम कौन हो? मैं एक आदमी हूं, उसने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। फिर ऐसा क्यों है कि आप अपने सिर पर खाट लेकर घूम रहे हैं? सम्राट ने पूछा। उसने कहा, महाराज, यह आपकी घोषणा थी कि आप ऐसे व्यक्ति को इनाम देंगे जो न तो छाया में होगा और न ही धूप में। इसलिए मैंने अपने सिर पर एक खाट रख ली है। मैं न तो छाया में हूं और न ही सीधे धूप में। फिर उसने अपना मुंह मुरमुरे से भर लिया। बादशाह ने कहा, यह क्या है? तुम दरबार में क्यों खा रहे हो? उसने कहा, महाराज, यह गतिविधि भी आपकी घोषणा से संबंधित है। मैं खा तो रहा हूं, फिर भी मेरी भूख नहीं मिट रही है। यह सुनकर सम्राट ने जिज्ञासा से कहा, बताओ, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? महाराज, 1 महीने पहले एक अजनबी हमारे गांव में आया था। उसने ही मुझसे कहा था कि इस तरह से काम करो और तुम्हारे द्वारा घोषित इनाम पाओ, ग्रामीण ने कहा। सम्राट तुरंत समझ गया कि अजनबी कौन होगा। वह खुशी से चिल्लाया, मुझे बीरबल मिल गया है। फिर उसने गांव के उस आदमी को अच्छा इनाम दिया। उन्होंने बीरबल को पूरे शाही सम्मान के साथ वापस लाने के लिए अपने दूत उसके गांव भेजे। 92 आलसी पुरुषों की संख्या। एक दिन बीरबल से बातें करते करते अचानक बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे शहर में कितने आलसी आदमी हैं? बहुत सारे हैं, महामहिम। बीरबल, तो हमें शहर के सभी आलसी लोगों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। कल इस प्रकार हम उनकी सही संख्या का पता लगा सकेंगे। जैसी आपकी इच्छा, महाराज, बीरबल ने कहा और चला गया। अगले दिन हजारों लोग महल में आने लगे। इतनी बड़ी संख्या में आलसी लोगों को दोपहर के भोजन के लिए आते देखकर सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ। यह निश्चित रूप से उसकी अपेक्षा से परे था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सभी आदमी आलसी हैं? कम से कम मैं ऐसा नहीं सोचता। आइए हम यह पता लगाने के लिए एक युक्ति सोचें कि क्या वे वास्तव में आलसी हैं। बीरबल ने कहा, चिंता न करें, महाराज, मैं जल्द ही यह पता लगाने की व्यवस्था करूंगा कि क्या वे वास्तव में आलसी हैं। बीरबल ने कहा, और फिर उन्होंने तुरंत नौकरों से एक विशाल तंबू बनवाया।
बाद में उन्होंने सभी आमंत्रित लोगों को दोपहर के भोजन के लिए उस तंबू में बैठने के लिए कहा। जब सब लोग शांत हो गए तो बीरबल ने चुपचाप तंबू में आग लगा दी। आग देखकर आमंत्रित अधिकांश लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे। जल्द ही तंबू लगभग खाली हो गया, लेकिन फिर भी दो आदमी तंबू में जमीन पर लेटे हुए बैठे थे। वे एक दूसरे से बातचीत करने में व्यस्त थे। वे जलते हुए तंबू से उठकर बाहर भागने में भी बहुत आलसी थे। बीरबल ने उनकी ओर इशारा करते हुए बादशाह अकबर से कहा, महाराज, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल ये दो आदमी ही वास्तव में आलसी हैं। सम्राट ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देखा और जैसा कि पहले निर्णय लिया था, उन्होंने उन्हें आनंद लेने के लिए बढ़िया दोपहर के भोजन की पेशकश की। 93 चलती गाजर। एक बार सम्राट अकबर को लंका के राजा से एक पत्र मिला। पत्र का पाठ था, हमें कुछ गाजरें चाहिए जो चल फिर सकें। यदि आप हमें इनमें से कुछ भेज सकें तो हम आभारी होंगे। पत्र को अदालत में जोर से पढ़ा गया। सभी दरबारी हंस पड़े। पत्र की सामग्री, लेकिन ये कितना अजीब है, ये कोई नहीं बता पाया। मांग पूरी हो सकती है। गाजर जमीन के अंदर मिट्टी में उगती है और मजबूती से जमीन से चिपकी रहती है। गाजरों को कैसे चलने फिरने लायक बनाया जा सकता है? अंत में हमेशा की तरह बादशाह ने इस अजीब मामले को बीरबल के पास भेजा। बीरबल ने कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं इसे देख लूंगा। बाद में उन्होंने एक बैलगाड़ी में एक बक्से की तरह 4 लकड़ी के तख्ते लगाए ताकि गाड़ी एक बड़े लकड़ी के बक्से की तरह दिखे। फिर बीरबल कुछ काली मिट्टी ले आए और डिब्बेनुमा गाड़ी को उसमें लबालब भर दिया। फिर उन्होंने मिट्टी में कुछ उर्वरक मिलाया और गाजर के बीज बोए। कुछ दिनों बाद गाड़ी में छोटे छोटे गाजर के पौधे उग आए और गाजर उगने लगी। अच्छी मिट्टी और उर्वरकों से गाजरें बहुत जल्दी उग गईं। फिर बीरबल ने एक बैल को गाड़ी में बांधा और दरबार में ले गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब आप इस गाड़ी को चलती गाजरों से भरकर सीधे लंका भेज दें और उनसे कहें कि वे जितनी चाहें उतनी चलती गाजरें रख सकते हैं। उन्हें खुद देखने दें। बादशाह ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। फिर गाजर की गाड़ियां लंका भेजी गईं। कुछ दिनों के बाद गाड़ियों के बदले में सम्राट को लंका के राजा से धन्यवाद पत्र के साथ साथ उनके लिए कुछ मूल्यवान उपहार भी मिले। 75 प्रतिशोध। एक बार बादशाह के दरबार के काजी, जो बीरबल की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे, ने उनसे छुटकारा पाने का फैसला किया। वह पास के एक शहर में गया और वहां उसने एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में भेष बदलने की कला सीखी। कुछ समय बाद वह इतना लोकप्रिय हो गया कि बादशाह अकबर ने भी उसे दरबार में बुलाया। वह नकलची के वेश में दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन यथार्थवादी प्रभाव के लिए मुझे एक आदमी की आवश्यकता होगी जिस पर मैं हमला करूंगा। हालांकि यदि वह मेरे शेर जैसे क्रूर कृत्य में मनुष्य अपनी जान गंवा देता है, मुझे माफ कर दिया जाना चाहिए और आजाद कर दिया जाना चाहिए। बादशाह ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन बीरबल को संदेह हो गया। उसने सत्य का पता लगाने के लिए नए आए नकलची के पीछे अपने जासूस भेजे। जासूसों ने बीरबल को सूचित किया कि नकल संदिग्ध चरित्र की है। अगले दिन दरबार दरबारियों और मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक शेर के वेश में नकलची ने भयंकर दहाड़ते हुए प्रवेश किया। मिमिक ने एक खूंखार शेर का अभिनय इतनी खूबसूरती से पेश किया था कि कुछ दरबारी तो लगभग डरकर मर ही गए थे। कुछ देर तक नकलची दरबार परिसर में इधर-उधर घूमता रहा और फिर अचानक वह बीरबल पर झपट पड़ा।
बीरबल ने डरने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया। हालांकि नकलची ने अपने कृत्रिम पंजों से बीरबल के शरीर पर हिंसक तरीके से वार करना शुरू कर दिया। बीरबल के कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन चूंकि बीरबल ने अपने पूरे शरीर पर लोहे का कवच पहन रखा था, इसलिए नकलची उन्हें घायल नहीं कर सका। मिमिक के अद्भुत प्रदर्शन से सम्राट प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, दरबार में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आपको नकलची के प्रदर्शन का बेहतर अनुभव हुआ? मुझे बताओ कि मैं क्या इनाम दूं। नी महाराज, उनका शो अनोखा था। आथ कोई भी पुरस्कार पर्याप्त नहीं होगा। यह एक विशिष्ट कला है। फिर भी यदि नकलची सती का कृत्य प्रस्तुत करता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन्हें अदालत में एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया जाए। काजी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, सती का भेष धारण करना बहुत आसान है। फिर मंत्री बनने के बाद बीरबल को कमतर आंकने का उनका सपना बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन नकलची सती के भेष में उसके मृत पति की चिता में प्रवेश करने के लिए आई। खुले लंबे बाल, माथे पर कुमकुम, गले में गेंदे की माला, धीरे धीरे चलते हुए वह बिल्कुल सती की तरह लग रहे थे। इस परफेक्ट भेष से वहां मौजूद सभी लोग काफी प्रभावित हुए। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक नकलची वास्तव में जलती हुई चिता पर नहीं बैठता तब तक यह कार्य अधूरा और अवास्तविक है। देखिए, मैंने पहले से ही पास में एक चिता की व्यवस्था कर दी है। काजी यह जानकर डर गया कि उसके लिए चिता तैयार की गई है, परंतु अब यदि वह पीछे हट गया तो बादशाह उसे कठोर दंड देगा। उसने मन ही मन सोचा कि शर्मनाक तरीके से जीने से बेहतर है कि सम्मान के साथ मौत का सामना किया जाए। वह चिता पर चढ़ गया और जल गया। मौत। बादशाह बीरबल पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, तुमने यह क्या किया? तब बीरबल ने बादशाह को नकलची की असलियत बताई और कहा, महाराज, अपने भेष को यथार्थवादी स्पर्श देने के लिए यदि उसने मुझे मार डाला होता तो क्या आप प्रसन्न होते? बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 61 नदी का विलाप। बरसात का मौसम था। यमुना नदी उफान पर चल रही थी और वह निकला हुआ पानी का तेज बहाव तेज आवाज कर रहा था। सम्राट का महल नदी तट पर स्थित था। वह गहरी नींद में सो रहा था। वह एक शांतिपूर्ण रात थी और इसलिए गरजती हुई नदी की भयावह आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। आधी रात को अचानक नदी की तेज गर्जना की आवाज से सम्राट की नींद खुल गई। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन बहते पानी की आवाज इतनी भयावह और तेज थी कि वह दोबारा सो नहीं सका। अंततः वह उठकर खिड़की के पास गया। पानी की तेज धारा को सुनकर सम्राट ने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि नदी विलाप कर रही हो? उसने काफी देर तक सोचा, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अगली सुबह जब बादशाह दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों से पूछा, नदी क्यों विलाप कर रही है? लेकिन कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तब बादशाह ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल आए तो बादशाह अकबर ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं नदी की बात अपने कानों से सुनने के बाद ही आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। सम्राट ने सहमति व्यक्त की। ठीक है, फिर आज रात तुम मेरे महल में हो। रात में हर जगह शांति और सन्नाटा था और नदी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीरबल बादशाह के साथ उनके महल में थे। बादशाह ने फिर बीरबल के सामने वही सवाल रखा। बीरबल बोला, महाराज, नदी अपने पति समुद्र के स्थान के पास जा रही है। उसके पिता पहाड़ से उसे अपने पिता का घर छोड़ने का बहुत दुख हो रहा है, इसलिए वह विलाप कर रही है।
बीरबल के उत्तर से बादशाह और अन्य दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। 62 व्यापारियों का कर्तव्य। एक बार बादशाह ने आदेश जारी किया कि नगर के सभी व्यापारियों को नगर की रक्षा का कर्तव्य भी निभाना होगा। इस मुद्दे पर व्यापारी बहुत असमंजस में थे। वे कैसे कर सकते थे? जो लोग वर्षों से तेल, नमक, चीनी और अनाज बेच रहे थे, वे अचानक रखवाली करने लगे। लेकिन उन्हें सम्राट की आज्ञा का पालन करना पड़ा। आखिरकार कोई विकल्प न मिलने पर वे बीरबल के पास आए। उन्होंने उनके सामने इस समस्या का समाधान निकालने की गुहार लगाई। बीरबल ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं तुमसे कहता हूं तुम वैसा ही करो। रात को जब तुम नगर की रखवाली के लिए निकलो तो अपनी पगड़ी पैरों में बांध लेना और सिर को पाजामे से ढक लेना और कहते रहना, यह अब हमारा है। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उसने सम्राट के एक सेवक को सड़क पर तेजी से चलते हुए देखा। बीरबल ने उसे बुलाया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम ऐसा क्यों हो? बहुत जल्दी है? सेवक ने उत्तर दिया, महाराज ने मुझसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को थोड़ा संदेह हुआ। उसने पूछा, जब बादशाह ने तुमसे चूना लाने को कहा तो वह क्या कर रहा था? दोपहर के भोजन के बाद मैंने महामहिम को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में रखा और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, अरे मूर्ख, तुमने उसके पान में जरूरत से ज्यादा चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें सजा देने के लिए उन्होंने तुम्हें 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इसका सेवन कराएगा। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तुम मर जाओगे। नौकर बहुत डरा हुआ था। हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिलाओ, चूना अपना प्रभाव खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन को चूने के साथ मिला दो, 1 सेर चूना, और फिर बादशाह के पास ले जाना। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार कार्य किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से सारा चूना खाने को कहा। नौकर ने उसकी पूरी मात्रा खा ली। लेकिन फिर भी वह अगले दिन सामान्य समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह गया और इस तथ्य से कि वह अभी भी जीवित था, उसका क्रोध और भड़क गया। 0108 सुबह के 11:19 सुनील कुशवाहा 73181 बादशाह ने एक चूना आपूर्तिकर्ता को बुलाया और उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे चूना भट्ठी में फेंक दो। चूना आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया। तब बादशाह ने नौकर से कहा, देखो, तुम चूना देने वाले के घर जाओ और मेरे लिए 5 सेर चूना मांगो। अगली सुबह नौकर चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास आया और उसे बताया कि पिछले दिन क्या हुआ था। बीरबल ने नौकर की बात सुनी और कहा, अभी मत जाओ। दरअसल बादशाह और चूना आपूर्तिकर्ता के बीच बातचीत बीरबल की मौजूदगी में हुई थी और उसे बादशाह द्वारा रची गई योजना के बारे में पूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि इस नौकर से एक अन्य नौकर भी ईर्ष्या करता है। बातचीत सुनी थी। बीरबल को पता था कि दूसरा दुष्ट सेवक निश्चित समय पर यह दृश्य देखने और आनंद लेने अवश्य जाएगा। और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। अत कुटिल नौकर चूना आपूर्तिकर्ता के घर उस समय पहुंच गया जब पहला नौकर आने वाला था और चूना आपूर्तिकर्ता ने उसे नौकर समझ लिया जिसे सम्राट के आदेश के अनुसार चूना भट्टी में फेंकना था।
चूना आपूर्तिकर्ता ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे चूना भट्टी में फेंक दिया। कुछ देर बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूना आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश है और उसने उसे चूना दे दिया। नौकर चूना लेकर दरबार में लौट आया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या आप रास्ते में किसी से मिले? उसने पूछा। नौकर ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। लेकिन रास्ते में बीरबल ने मुझे अपने पास आने के लिए कहा और मैं उनके पास चला गया। सम्राट ने बिना कुछ कहे चुपचाप नींबू ले लिया। 28 मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, यदि मैं कभी कोई अपराध करूं तो मुझे सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों को चुनने दें। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल वास्तव में बहुत खुश हुए। एक दिन संयोगवश बीरबल से एक गंभीर गलती हो गई। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसे उसकी गलती के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल को सजा भुगतने के लिए भी कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। सम्राट सहमत हो गए और उनसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने 5 मोचियों को मुकदमे में जज नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? आपको इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुनना चाहिए था। लेकिन अंततः बीरबल की पसंद के अनुसार 5 मोचियों को बीरबल का मुकदमा सुनने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती बताई और अपना फैसला देने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए उन्होंने लेने का फैसला किया। बदला। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसे 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरे मोची ने कहा, यह तो बहुत बड़ी सजा है। उसने सोचा कि रकम इतनी भारी है कि इसका बीरबल की पत्नी और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें बहुत कष्ट होगा, तो वह कम हो गया। जुर्माने की राशि 20 रुपए बढ़ा दी गई है। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा, इसलिए उसने इसमें 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची को यह रकम भी बहुत बड़ी लगी। 5वां भी अपने साथियों से सहमत था। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। बादशाह को तुरंत एहसास हुआ कि बीरबल इतना चतुर था कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस तरह बड़ी सजा से बचने में कामयाब रहा। मोची चले गए। सम्राट ने 20 रुपए की रकम को कुछ नहीं समझा, लेकिन गरीब मोचियों के लिए यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी रकम थी। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके लिए 10 रुपए भी बचाना संभव नहीं हो सका। उन्हें गरीबी से जूझ रहे मोचियों पर दया आ गई और साथ ही बीरबल की बुद्धिमता देखकर भी वे प्रसन्न हुए। 17 सोने का सिक्का। दिल्ली शहर में 2 व्यापारी रहते थे। उनका घी का व्यवसाय था। उनकी दुकानें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। एक बार एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से 1000 सोने के सिक्के उधार लिए, लेकिन बाद में उसने उधार ली गई रकम लौटाने से इनकार कर दिया। दूसरा व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में गया और शिकायत दर्ज कराई। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने प्रत्येक व्यापारी से अपना बयान देने को कहा। वादी ने कहा, इस व्यापारी ने मुझसे 1000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। अब उसने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया है। आरोपी व्यापारी ने कहा, नहीं सर, यह झूठ है। वह मुझसे जलता है और इसलिए मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है।
बीरबल ने दोनों व्यापारियों को मुकदमे के फैसले के लिए 10 दिन बाद दरबार में आने को कहा। तब बीरबल ने 20 सेर घी से भरे 10 डिब्बे मंगवाए। सभी डिब्बों में से केवल 2 में उसने एक एक सोने का सिक्का रखा। बाद में उन्होंने नगर के सभी घी व्यापारियों को बुलाया। दोनों व्यापारी भी आए। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को घी का एक कंटेनर दिया और कहा, इनमें से प्रत्येक कंटेनर में 20 सेर घी है। इसे घर ले जाओ और घी की गुणवत्ता की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद इसका मूल्य तय करें। उसने जानबूझकर सोने के सिक्कों से भरे 2 कंटेनर वादी और अभियुक्त को दे दिए। व्यापारी डिब्बे अपने घर ले गए। फिर उन्होंने घी को अलग अलग परीक्षणों में डाला और इसकी बाजार कीमत तय की। उन्हें अपने अपने डिब्बों में एक सोने का सिक्का मिला। जिस व्यापारी ने अदालत में अपील की थी वह ईमानदार था। उसने सोने का सिक्का लौटा दिया। लेकिन दूसरे व्यापारी ने डिब्बे से सोने का सिक्का निकाला और अपने बेटे को दे दिया। नियत दिन पर सभी व्यापारी अपने घी के पात्र लेकर सम्राट के दरबार में आए। बीरबल ने आरोपी व्यापारी के कंटेनर की सावधानी पूर्वक जांच की। उन्होंने पाया कि घी की मात्रा कम हो गई है। जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो आरोपी व्यापारी ने कहा, महाराज, घी गर्म होने के कारण इसकी मात्रा कम हो गई है। क्या ऐसा है? फिर उस स्थिति में मैं अन्य घी के डिब्बों की भी जांच करूंगा, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल अंदर गए और अपने सेवक से कहा, अभियुक्त के घर जाओ और उसके बेटे से कहो कि वह सोने का सिक्का लेकर दरबार में आए। उसके पिता को घी के बर्तन में मिला था। कुछ ही देर में आरोपी व्यापारी का बेटा सोना लेकर कोर्ट में आ गया। सिक्का? बीरबल ने उससे पूछा, बाकी 5 सोने के सिक्के कहाँ हैं? घी के डिब्बे में, बेटे ने उत्तर दिया। हमें कंटेनर में केवल 1 सोने का सिक्का मिला, 5 नहीं। बेटे की बात सुनकर बीरबल आरोपी व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, यदि तुम मुझे 1 सोने के सिक्के के लिए धोखा दे सकते हो तो बहुत संभव है कि तुमने वादी को भी धोखा दिया हो। इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है? व्यापारी के पास अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बीरबल के सामने घुटने टेक दिए, उससे क्षमा मांगी और सभी 1000 सोने के सिक्के वादी को लौटा दिए और 1 सोने का सिक्का बीरबल को लौटा दिया जो उसने कंटेनर से चुरा लिया था। 8 ज़बान फिसलना। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने तीर्थयात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और भविष्य के लिए बचत करने के लिए कुछ पैसे कमाए। जब उसने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई तो उसने अपने पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह के बारे में सोचा। उसने पैसों का वह घड़ा निकाल लिया जिसे वह गुप्त स्थान पर छुपाकर रखता था। फिर उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और अपने पैसे गिनने लगे। कुल मिलाकर 4000 सोने के सिक्के थे। मैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 2000 सोने के सिक्के अपने साथ ले जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि यह लगभग 6 महीने तक चलने वाले दौरे के लिए पर्याप्त होगा। समूह के अधिकांश अन्य सदस्य समान राशि लेकर चलेंगे। जंगल से गुजरते समय अतिरिक्त पैसे ले जाना जोखिम भरा होगा। रास्ते में लुटेरे हो सकते हैं। मैं अपनी यात्रा से थककर वापस आऊंगा और मुझे कुछ समय के लिए आराम करना होगा। अगर मुझे घर पर बैठना होगा तो मेरे पास केवल 2000 सोने के सिक्के होंगे। बाकी बचे 2000 सोने के सिक्कों से मैं अपना काम चला सकता हूं, लेकिन इसे कहां दफनाना भी उतना ही असुरक्षित होगा। और अगर मैं इसे किसी के पास छोड़ दूं तो वह इनकार कर देगा। लेकिन फिर भी सुखराम एक अमीर आदमी है, उस पर किसी भी संख्या में सोने के सिक्कों का भरोसा किया जा सकता है। इसलिए अंततः निर्णय लेने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अपने अमीर दोस्त सुखराम से मिला और उससे 2000 सोने के सिक्कों से भरा अपना बैग रखने का अनुरोध किया।
सुखराम ने सोने के सिक्कों की थैली खुशी से ले ली और वादा किया कि जब बूढ़ा 6 महीने बाद वापस आएगा तो वह इसे लौटा देगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी यात्रा का भरपूर आनंद लिया और 6 महीने बाद अपने मूल स्थान पर लौट आया। वह अपने मित्र सुखराम के पास गया और उसे कुछ मिठाइयाँ देते हुए बोला, आह, यह एक अच्छी यात्रा थी। मैंने यात्रा की दक्षिण और पूर्व में कई स्थान। ठीक है, सुखराम ने कहा, मेरे पास आपका यात्रा वृत्तांत